लड़के वालों ने चिट्ठी भेजी है। कल्पना उन्हें बहुत पसंद है। माघ महीने के 23 तारीख को शादी करवाना। अरे, इसका मतलब कि सिर्फ एक और महीने। इसके बाद तुम्हारे माँ पिताजी का दिया हुआ बोझ हमारे कंधों से उतर जाएगा। लेकिन देखो, वो लोग बड़े लोग हैं, हमारी तरह कोई गरीब साधारण लोग नहीं। इसीलिए इसी खुशी में उसकी शादी में हाथ खोलकर खर्च मत कर देना। थोड़े में ही निपटा दो उसे। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सस्ते में ही निपटा दूंगा। हाँ। भैया देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये शॉल बुनी है। ठंड आने वाली है, तुम इसे पहनना, है ना? जरा मुझे भी दिखा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बनी है। तुम इसकी शादी वाले दिन पहन लेना। किसकी शादी भाभी? तुम्हारी नंदिनी, अगले महीने की 27 तारीख को। हे भगवान, कितना पतला है। छी 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 छी। ये हार तो लगता है 10 ग्राम का भी नहीं है। कितने गरीब लोग हैं ये। देख सुन कर तो लिया है ना, नहीं तो क्या पता नकली जेवर में सोने का पानी चढ़ा कर दे दिया होगा। ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ। जाकर देखूंगी खाने पीने का क्या व्यवस्था किया है इन लोगों ने। कल्पना की शादी एक अमीर घराने में होती है, लेकिन शादी के बाद से ही कल्पना के ससुराल वाले उस पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। लेकिन शादी के बाद से ही कल्पना के ससुराल वाले उसे कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि कल्पना एक गरीब परिवार से आई है। और यही कारण है कि कल्पना को उठते बैठते ताने सुनने को मिलते हैं। क्या कर रही हो बहू? अरे माँ, यही तो सिलाई कर रही हूँ। जब देखो घर पर बैठी बैठी यही करती रहती हो। सारे बेकार काम ही। बंद करो ये सब। माँ, मुझे ये करने में अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगने या ना लगने से ये घर नहीं चलने वाला। गरीब घर की लड़की ये सब करेगी ये तो पता ही है, लेकिन तेरे मायके वालों जैसे हम गरीब नहीं हैं। इसी से हमारा घर चलाओगी क्या? नहीं माँ, ये तो एक रचनात्मक काम है। वो सब हमें नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें यही सब करना है तो जाकर अपने मायके में करो। यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। ठीक है माँ। अरे, ये क्या खाना बनाया है तुमने? क्यों? लौकी का साग मिलाकर दाल बनाया है। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे ये घास पात खाना बिल्कुल पसंद नहीं? क्यों? ये तो खाने में स्वादिष्ट होता है। जबान लड़ाती हो। जब वो नहीं खाता तो तुमने उसे दिया ही क्यों? अरे छोड़ो माँ, ये भी क्या करे। आई तो है गरीब परिवार से, हैं? बचपन से यही खाकर तो बड़ी हुई है। आप लोग हर समय मेरे मायके के बारे में ये सब क्यों कहते रहते हैं? आप लोग तो सब कुछ जानने सुनने के बाद ही मुझे यहाँ लेकर आए थे ना। मेरे भैया ने तो आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया। फिर जबान लड़ाती है। रुक, तू निकल मेरे घर से। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? क्यों? जिस मायके को लेकर इतना जबान चला रही थी वहीं जा। मेरी माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, वो लोग मुझे क्यों रखेंगे? वो लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी शक्ल हम देखना नहीं चाहते बस। अच्छी, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वो क्या बोलेगा? वो मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगी वो वही करेगा। जा, निकल अब घर से, निकल।
ससुराल में हमारी नाक कटाकर तू यहाँ चली आई। भाभी, वो लोग हर वक्त मेरे मायके को बदनाम करते रहते हैं। करते हैं तो करने देती, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो, हम लोग तुम्हें यहाँ आश्रय नहीं दे सकते। लेकिन भाभी, आप लोग आश्रय नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, बस। कल्पना, ए कल्पना! ए कल्पना, कहाँ जा रही है? मरने। मतलब जिसे अपने मायके में जगह ना मिले, ससुराल में जगह ना मिले, वो और कहाँ जाएगी? मैं समझ गई। चल तू मेरे साथ चल। कहाँ? मेरे घर। मैं तो अकेली ही रहती हूँ, तू भी रहेगी मेरे साथ। अब चल चल। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। देख, तू तो जानती है कि मैं नर्स की नौकरी करती हूँ। उससे मुझे जो भी मिल जाता है उससे मेरा संसार चल जाता है, और उसी में कुछ दिन तेरे भी चल जाएंगे। और उसके बाद तुझे भी कुछ करना होगा। मैं क्या करूँगी? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तू अपना सिलाई बुनाई का काम शुरू कर और उसके बाद उसे बाजार में बेच देना। देख, ऐसा करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स लगेंगे। कपड़े, धागे मैं दूंगी। मतलब कि मेरे पास अभी तक जो भी जमा किए हुए रुपए हैं, मैं वो तुझे दे दूंगी। तू उससे अपना बिजनेस शुरू कर, उधार समझकर। जब तेरा बिजनेस खड़ा हो जाए तो तू मुझे सूद समेत वापस कर देना। क्या मैं ये कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी। तुझे याद है तेरे बुने हुए कपड़े हम लोगों के बीच कितना लोकप्रिय था? हाँ, मुझे याद है। बहुत पसंद किया करते थे सब। कितने सारे तो बिक भी गए थे। बस डॉन, अब तू लग जा। और अगर तुझे ज्यादा लाभ हो जाए तो मुझे अपना पार्टनर बना लेना। धत। अच्छा सुन, मेरी कुछ नर्स सहेलियों ने तेरे वो शॉल और जैकेट्स मांगे हैं। 4 शॉल्स और 2 जैकेट दे देगी ना? कल घर पर पड़े सारे शॉल्स तो बिक गए, फिर से बनाना होगा। मुझे 3-4 दिनों का समय दे दो। ओके। और हाँ, सामने के मैदान में अगले महीने एक मेला लगने वाला है, तो तुम शॉल, जैकेट्स और ब्लाउज बना कर रखना। अच्छा ठीक है, अब मैं नहा कर आती हूँ। धीरे धीरे कल्पना के सिए हुए ब्लाउज और जैकेट की मांग बढ़ने लगती है। मेले के एक व्यापारी के साथ कल्पना की मुलाकात होती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए बहन जी, आपकी कारीगरी तो कमाल की है। शहर में इसकी बहुत मांग है। आप अपने ये कपड़े मेरे दुकान के लिए सप्लाई करना शुरू कर दीजिए। शहर में इसके बहुत दाम मिलेंगे। हाँ, और मुझे दाम ज्यादा मिलेंगे तो आपकी भी कमाई बढ़ेगी। ये लीजिए, एडवांस के तौर पर ये इसे रख लीजिए। हाँ। सुन, इस तरह से घर आई लक्ष्मी को वापस नहीं लौटाते। और वैसे भी यहाँ तेरी जैसी बहुत सारी अभागिन औरतें हैं। अगर तू उन्हें भी सिखा दे तो? सिखाएगी ना? सिखाऊंगी। गुड, तो मैं आज से ही उन्हें इकट्ठा करने में लग जाती हूँ। चलती हूँ। और इसी के साथ शुरू होता है
कल्पना का स्वनिर्भर गोष्ठी, जहां बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं और वे सभी अब स्वनिर्भर हो चुकी हैं। गांव की महिलाओं को कल्पना ने अर्थनैतिक रूप से स्वाधीन बना दिया है। उधर उसके पति की नौकरी चली गई है और उसकी सास बहुत बीमार है। लक्ष्मी जैसी बहू को जिस दिन से हमने घर से निकाला है, उस दिन से लगता है कि लक्ष्मी भी हमसे रूठ गई है। जा बेटा जा, बहू के पास जा। वो अभी बहुत बड़ी व्यवसायी बन गई है। हमारे बारे में सुनकर वो मना नहीं करेगी। तू मेरी तरफ से उससे माफी मांग लेना और अपने अन्याय के लिए भी उससे माफी मांग लेना बेटा। देखना वो जरूर माफ कर देगी। जी कहिए। जी मैं कल्पना से मिलना चाहता हूँ। आप कौन? दीदी हमारी माँ जैसी है। उन्होंने हम जैसे ससुराल से प्रताड़ित औरतों को मुक्ति दिलाई है और यहाँ तक लेकर आई हैं। आइए आप आइए अंदर। कल्पना, मुझे माफ कर दो। मेरी नौकरी चली गई है। माँ भी बहुत बीमार है। मेरे पास तो उनकी दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। हमारा घर भी बिक चुका है, पर उन्होंने हमें कुछ दिन वहाँ और रहने की मोहलत दी है। क्या चाहिए? क्या पैसे चाहिए? नहीं, माफी चाहिए। और माँ भी तुमसे माफी मांगना चाहती है। मेरा एक घर है, आप लोग आकर वहाँ रह सकते हैं और माँ के इलाज का व्यवस्था भी मैं कर दूंगी। कल्पना, माँ ठीक कहती है कि तुम लक्ष्मी हो, हमारे घर की लक्ष्मी। ठीक है, मैं समझ गई। कानाई, कानाई। जी अम्मा। गाड़ी निकालिए। जी ठीक है, अभी निकालता हूँ। गाड़ी? हाँ, मैं खुद जाऊंगी अपनी सासू माँ को लाने। अम्मा, गाड़ी तैयार है। चलिए। महारानी पूजा, उठ जाइए, जलपान ग्रहण कर लीजिए। जी माँ जी, अभी 2 मिनट में उठ रही हूँ। उठ जल्दी, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू पड़ी पड़ी सो रही है। हाँ, उठ गई। अरे काजल दीदी तो अभी तक सो रही है। काजल दीदी, सूरज निकल आया है और आप अभी तक सो रही हैं। अच्छा, तो तू मेरी नकल कर रही है? मेरा मजाक बना रही है तू? नहीं माँ जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि काजल दीदी भी उठी नहीं है अब तक। हाँ तो उसका घर है ये, वो जब तक चाहे तब तक सो सकती है। माँ जी, घर तो मेरा भी है, पर आपने मुझे तो उठा दिया। ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, समझी? अब जाकर काम कर। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। माँ जी, आज खाने में आलू मटर बना लूं? नहीं, आज पनीर बनाएंगी। पर मुझे तो आलू मटर खाने का मन है। पनीर तो परसों ही बना था। तो क्या हुआ, आज फिर बन जाएगा तो कोई पाप हो जाएगा क्या? नहीं, पर तो पनीर बना ले चुपचाप। पूजा की सास उसके साथ हमेशा ऐसा ही करती थी। वो अपनी बहू के सामने हमेशा अपनी बेटी को ही महत्व देती थी और पूजा को ये असमानता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या दिक्कत है। मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, लेकिन माँ जी मुझसे ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे मैं कोई बाहर वाली हूँ। कुछ दिन बाद अरे क्या हुआ, क्या गिरा? हे भगवान, यह किसने किया? भाभी ने किया है। अरे पर मैं तो पूजा, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता है। तुझे पता है ये कितना बड़ा अपशकुन है? क्या तेरी माँ ने तुझे बस यही सब सिखाकर भेजा है कि घर में नुकसान कैसे करना है और पनौती कैसे लानी है?
पर माँ जी मैंने। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी ना बोलना वरना धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। जाने दो ना माँ, गलती तो सबसे हो जाती है। नहीं काजल, इसकी गलतियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, चल जा यहाँ से। एक दिन माँ जी, वो कल आदमी कौन आया था? कौन आदमी? वो जो काजल दीदी से बाहर खड़ा बातें कर रहा था। मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। रुक, अभी काजल से पूछती हूँ। काजल, जरा इधर आना। हाँ माँ, क्या हुआ? पूजा बता रही है कि आज कोई आदमी तुझसे मिलने आया था। तू बाहर खड़ी उससे बातें कर रही थी, कौन था वो? अरे भाभी, कितना झूठ बोलती हो तुम। कौन आया था और कब आया? सुबह 11 बजे आया था एक आदमी। भाभी, आपको माँ ने मेरी वजह से थोड़ा डांट क्या दिया? आप तो मेरे ऊपर लांछन लगा रही हैं, मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं आप। राम राम राम। हे भगवान, पूजा तू इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुझे इस घर में कोई दिक्कत है तो चली जाना यहाँ से, पर मेरी बेटी पर ऐसे गंदे लांछन मत लगाना, समझी? मैं कोई लांछन नहीं लगा रही हूँ माँ जी। मैंने तो बस ये पूछा कि वो कौन था, क्योंकि मुझे लगा वो हमारा कोई रिश्तेदार होगा। हे राम, भाभी तुम अभी तक वही बोले जा रही हो। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है तेरी तरह, अपनी तरह मत समझ सबको। जाकर अपना काम कर। मंदिरा और काजल की ऐसी बातें सुनकर पूजा चली जाती है। 2 दिन बाद फिर से वो मंदिरा से यही बात कहती है। मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी पूजा, अगर तूने एक बार भी ऐसी बात की मेरी बेटी के बारे में। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ जी, आपको नहीं मानना है तो मत मानिए। तू कल मेरे साथ मंदिर चलेगी, घर पर छोड़ जाती हूँ, इसीलिए ये खुराफातें करती रहती है। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी, वैसे भी आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये चिट्ठी कैसी रखी हुई है यहाँ, पढ़ तो जरा। माँ, मुझे एक लड़के से प्यार है, पर मुझे पता है कि आप उससे मेरी शादी नहीं कराएंगी, क्योंकि वो गरीब है। इसलिए मैं उसके साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसलिए मैं उसके साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी बेटी काजल। हे भगवान, ये क्या हो गया? मतलब तुम सही कह रही थी बहू, सचमुच कोई लड़का मिलने आता था उससे। हाँ माँ जी, पर मुझे नहीं पता था कि काजल दीदी उसके साथ चली जाएंगी। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। तुम मेरे भले की बात कर रही थी और मैं तुम्हें हमेशा ताने देती रही। अरे माँ जी, ऐसा मत कीजिए। बहू, तुम किसी भी तरह मेरी बेटी को ढूंढ ला, उससे कहना वो जहाँ चाहेगी मैं उसकी शादी वहीं करवाऊंगी, वो बस वापस लौट आए। आप आराम से बैठिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। राकेश, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। भाभी ने हम लोगों को साथ में देख लिया था। तो मैं 2 गली छोड़कर ही तो रहता हूँ।
तुम आ जाओ मुझसे मिलने। लगता है यही है राकेश का घर। खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। मैं कहती हूँ जल्दी खोलो, खोलो दरवाजा। भाभी, भाभी मुझे बचा लो। ये मुझे यहाँ किडनैप करके लाया है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ और वो चिट्ठी भी इसी ने लिख कर रखी है। चुप कर जा काजल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू ऐसी बातें कर रही है। तुमने मेरी ननद को किडनैप किया? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। पूजा वहाँ शोर मचा देती है जिससे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस राकेश को किडनैपिंग के लिए पकड़कर ले जाती है। पूजा काजल को वापस घर ले आती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। हाय मेरी बच्ची, मैं तो बहुत घबरा गई थी कि न जाने तू कहाँ होगी, पर भगवान की दया से तू सही सलामत है। धन्यवाद भाभी का भी करो माँ, उन्हीं की वजह से मैं आज आपके पास हूँ। सही कहा तूने, मुझे माफ कर देना पूजा बेटी। मैंने आज तक तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कभी भी तुझे अपनी बेटी के समान नहीं समझा, पर आज तूने मेरी आंखें खोल दी है। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफी न मांगिए। मुझे बस प्यार, इज्जत और समानता की जरूरत है। कोई भी लड़की जो शादी करके अपने ससुराल आती है, उसे इन्हीं 3 चीजों की जरूरत होती है। उस दिन असमानता खत्म हो गई थी और वो तीनों मिलजुल कर खुशी से रहने लगे थे। दादर शहर में सुशांत, उसकी पत्नी रेशमा और उनका एक बेटा विक्की साथ रहते थे। सुशांत एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था और उसके सारी फर्म उसका बेटा चलाता था। विक्की का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था, इसलिए सब उससे डरा करते थे। एक दिन विक्की की शादी की बात हुई तो विक्की ने अपने पिता से कहा, डैड, मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही, और हाँ, मैंने एक लड़की पसंद भी कर रखी है। अगर आप कहो तो मैं उसे कल ही घर लेकर आता हूँ। आप लोग उसकी फैमिली से मिलकर बात कर लेना। हाँ बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कल बुला लो, हम बात करके सब फिक्स कर लेंगे। सुनिए, आपने उसे हाँ क्यों बोल दिया? क्या पता कैसी लड़की होगी, इतने बड़े घर में आएगी और विकी का ऐसा नेचर है, पता नहीं यहाँ रह भी पाएगी या नहीं। देखो रेशमा, हमें क्या करना है, और वैसे भी विकी से बोलने का मतलब है एक नई जंग लड़ना। रहने दो, हम लड़की देखकर उसे हाँ बोल देंगे। अगले दिन विक्की शनाया और उसके घर वालों को लेकर आता है और कुछ डरा डरा लग रहा होता है। विक्की के मॉम डैड लड़की को पसंद करके उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद रेशमा सुशांत से कहती है, हमारे विक्की को ये क्या हो गया? यहाँ तो पूरा घर उससे डरता था और अब विक्की शनाया से डरता है। बड़ी अजीब बात है। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? रेशमा देखो, हमारा काम बच्चों को गलत और सही का रास्ता दिखाना है, बाकी उनकी मर्जी है, वो जो करे करने दो। और बहू से विक्की डरता तो है, अब ऐसा क्यों है ये तो वो दोनों जाने, उनकी लाइफ है। हम क्या ही बोल सकते हैं उन दोनों के बीच में। हाँ जी भैया, क्या है? मैडम, आपका ये सामान है और इसके 40,000 रुपए देने हैं। 40,000? लेकिन किसके नाम से कुरियर आया है भैया? मैडम, ये शनाया नाम से आया है। बहू, ओ बहू, देखो तुम्हारा कोई कुरियर आया है और 40,000 रुपए मांग रहा है। 1 मिनट मॉम, मैं अभी आती हूँ।
बहू, ऐसा क्या मंगाया है जो इतने छोटे से डिब्बे में है और इतना महंगा है? ओह या मॉम, इसमें मेरे इयररिंग्स हैं डायमंड के, बहुत छोटे से थे और मुझे बहुत क्यूट लगे तो मैंने ऑर्डर कर दिया। 1 मिनट मॉम, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ, दूसरा कुरियर आया होगा। मैम 35,000 रुपए दे दीजिए इसके। हाँ भैया, ये लीजिए। थैंक यू। शनाया, अब इसमें क्या है? मॉम, इसमें एक्चुअली मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। बहू, इतनी महंगी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। पैसे इस तरीके से खर्च करना अच्छा नहीं होता है बेटा। ये बहुत महंगा है और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। मॉम प्लीज, आप ऐसे गरीबों जैसी बातें मत कीजिए। अरे ये घर के लुक के लिए है। अगर घर पर कोई आएगा तो उसे पता चलना चाहिए कि हम लोग कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं। अगर मैंने जरा सा खर्च भी कर दिया तो आपको क्या परेशानी है? पर बहू, ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, आगे चलकर तुम्हारा बच्चा होगा, उसके फ्यूचर के लिए तो सोचो। ओह, तो इसका मतलब है मैं नहीं सोचती, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। आपने मुझसे इस तरीके से बात की, मैं अभी आपको बताती हूँ। दिन गुजरते हैं और शनाया अपनी आदतों से मजबूर रहती है और बेहिसाब और बेफिजूल पैसे खर्च करती रहती है। अपनी सास के समझाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। थक हार कर रेशमा अपने बेटे विक्की को बुलाने ही वाली होती है कि तभी शनाया उसे बुलाती है। विक्की, तुम्हारी मॉम बहुत बुरी है। उन्होंने मेरा मंगाया हुआ वास तोड़ दिया। कितने पसंद से मंगाया था और उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अकल ही नहीं है और आगे चलकर मैं अच्छी माँ भी नहीं बन सकती। शनाया, बट मेरी मॉम तो ऐसा नहीं बोल सकती, पर मैं उनसे बात करता हूँ। तुम प्लीज रोना बंद करो। आई एम सॉरी। मैं ध्यान रखूंगा कि कोई तुमसे ऐसी बात ना करे और मैं सेम वास तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। विक्की बेटा, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, और मुझे भी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरीके से बात करने की? वो इस घर की बहू है और मेरा बच्चा है उसके पेट में। वो नौकरानी नहीं है, वो इस घर की रानी है। पर बेटा, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस उसे समझाया कि वो ऐसे खर्चे ना करे। पैसे मैं देता हूँ और आपको भी देता हूँ। आपको कोई हक नहीं है इस तरीके से बोलने की। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतना बेहतर होगा। दिन गुजरते रहे और कुछ वक्त बाद शनाया का भी 8वां महीना शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद विक्की की कंपनी एक बहुत बड़े लॉस में चली जाती है और उसका घर और कुछ फर्म की नीलामी हो जाती है। इन सब के बाद भी शनाया अपना बेवजह का खर्च बंद नहीं करती है। रेशमा विक्की को बुलाकर कहती है, बेटा देखो, आज बहू को ये बात समझ नहीं आ रही। वो इस तरीके से खर्चे कर रही है और अब तो ये घर भी नीलाम हो रहा है और उसकी डिलीवरी में भी बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में अगर वो नहीं समझी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत था और मैंने भी समझाने की कोशिश की, पर उसे कोई भी बात समझ नहीं आती है। मैं भी परेशान हूँ माँ। उसने तो ये तक बोला माँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। आपको और पापा को भी उसने बहुत कुछ बोला माँ। विक्की रोता हुआ चला जाता है। अब डिलीवरी का दिन आ चुका था और सब नीलामी हो जाने की वजह से शनाया को एक मामूली से सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बहुत ही गंदगी थी। शनाया सब कुछ देखकर रो रही थी। तभी रेशमा आती है और शनाया से कहती है, शनाया बेटा,
मैं चाहूं तो तुम्हारी डिलीवरी इसी अस्पताल में कराऊं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अस्पताल अच्छा है या बुरा, यहाँ पे सुविधाएं है या नहीं। तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है बेटा? क्योंकि तुमने आज तक कभी भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की है कि मैं तुम्हें एक माँ के हैसियत से समझाया करती थी कि बेटा फालतू पैसे बर्बाद मत करो, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें मत खरीदो। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बेटी की जगह थी। शनाया, तुमने तो हर चीज से हाथ धो लिया। पैसे, रिश्ते, कुछ भी नहीं बचा है तुम्हारे पास। तुमने मेरे बेटे की मेहनत के पैसों को कभी पैसा नहीं समझा। मेरा प्यार, मेरे अपनेपन को अपना नहीं समझा। मुझे और सुशांत को विक्की की नजरों में गिराया है तुमने। सबको धोखा दिया है तुमने। माँ नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आप लोगों से कभी नफरत नहीं की, बस मुझे ये समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी इन आदतों की वजह से मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बेटा रो नहीं। तुम्हें पता है विक्की मुझे जो पैसे देता था ना, मैंने एक अलग सेविंग्स अकाउंट बनाया था, उसमें मैं वो पैसे जमा करती थी। आज वो पैसे मेरे परिवार के काम आएंगे और तुम तो मेरी और इस घर की रानी हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें एक अच्छे अस्पताल में एडमिट कराऊंगी और वहीं तुम्हारी डिलीवरी होगी। माँ, काश मैं पहले सब समझ जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि हर चीज की एक अहमियत होती है, रिश्तों की, पैसे की, समय की। आप सब मुझे माफ कर देना। शनाया को घर पर सब माफ कर देते हैं। उसे एक प्यारा सा लड़का होता है। रेशमा के बचाए हुए पैसों से वे अपने पुराने घर में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और विक्की फिर से अपना बिजनेस बढ़ा लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते बहुत नसीब से मिलते हैं और उन्हें हमेशा दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ही आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े होते हैं। पुरुषोत्तम लाल एक किराने का दुकान चलाता था। उसके फैमिली में उसकी पत्नी संगीता, 2 बेटे आकाश और नयन थे। आकाश और नयन आपस में बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। आकाश की शादी अपराजिता से हुई थी। सभी बहुत अच्छे से रह रहे थे। एक दिन, अजी सुनती हो, कल नयन को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। अच्छा है। अरे बहू, तुम्हारी छोटी बहन आने वाली है। कल उसके पिताजी आ रहे हैं तुम्हारे प्यारे देवर नयन को देखने। अच्छा सुनो, घर अच्छे से साफ कर दो और हाँ, राशन का सामान लिखवा दो, ठीक है? जी माँ जी, मैं अभी से सारे काम पर लग जाती हूँ। क्यों देवर जी, तुम्हारे तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? खुशी तो आपकी नहीं देखी जा रही भाभी, क्योंकि आपके काम में हाथ बटाने वाली जो आ रही है, अब तो आपका आराम ही आराम है। अगले दिन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद नयन, कल संडे है, क्यों ना हम दोनों मूवी देखने चलें? लेकिन दुकान पर कौन रहेगा? कल तो भैया भाभी भी कहीं जा रहे हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ देख रही हूँ कि वे लोग हर संडे को कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। इस घर में एक तुम ही हो जो लगातार काम पर जाते हो।
वैसा कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट संडे हम दोनों घूमने चलेंगे और मूवी भी देखेंगे। हमें कहीं नहीं जाना घूमने, तुम अकेले ही जाकर मूवी देखो। मीसा, कपड़े चेंज मत करो, आज हम घूमने नहीं जा रहे। क्यों? अभी तो तुम्ही ने तैयार होने के लिए कहा था ना, तो अब क्या हो गया? बस मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। नयन की भी नई नई शादी हुई है, रितु को कहीं घुमाने नहीं ले गया है। जाकर उसे कह दो कि रितु को कोई अच्छी मूवी दिखा कर लाए। वाह, तुम्हें तो बहुत पड़ी है उन दोनों को घुमाने की। क्यों? मेरे लिए तो कभी ऐसे विचार नहीं आते तुम्हारे दिल में। अरे नहीं नहीं, तुमने जब भी कहा है मैं तभी तुम्हें घुमाने ले गया हूँ, और जहाँ कहा है वहीं घुमाने ले गया हूँ। वही तो, जब मैंने कहा सिर्फ तभी घुमाने ले गए हो, अपने मन से कभी भी लेकर नहीं गए। अरे हमारी भी तो कभी नई नई शादी हुई थी। मीसा, वो दोनों अभी न्यू कपल हैं, उनसे जलन अच्छी बात नहीं है। अपने मन से आकाश कभी भी और लेकर नहीं मीसा गए। की अरे, बकझक हमारी की भी तो कभी आवाज नई-नई शादी घर हुई से थी। निकलकर वही अब तो, बगल वाली जब रूम मैंने में कहा, सिर्फ नयन तभी और घुमाने रितु ले के गए हो। पास पहुंचने लगी थी। लो सुन लो, तुम्हारी प्यारी भाभी क्या सोचती है तुम्हारे बारे में। अरे ये भैया भाभी का पर्सनल मैटर है, हम क्या बोले उसमें। वाह, हमारे बारे में बात उनका पर्सनल मैटर हो गया। देख लो तुम्हारी भाभी कितना जलती है हमसे। अरे नागिन है वो, कब डसेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है बहू, कौन नागिन है? अरे माँ, वो ऐसे ही रितु थोड़ा घूमना चाहती थी, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसी कारण गुस्से में कुछ न कुछ बोलती जा रही है। बेटा, मैं समझती हूँ, उधर बड़ी बहू की आवाज भी आ रही है। देखो, ये सब हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। हमें एक जगह रहकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, न कि एक दूसरे से जलना चाहिए। कुछ दिन बाद संगीता ने दोनों बहुओं और आकाश एवं नयन को बैठा कर अच्छी तरह से समझा दिया कि हमारी फैमिली में जलन का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन दोनों बहुओं के मन में एक दूसरे से बेहतर साबित करने के ललक के चलते कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। एक दिन बहू, मैं थोड़ा बाजार जा रही हूँ, दाल कुकर में चढ़ी हुई है, हो जाए तो पिताजी को खाना खिला देना, ठीक है? कुकर की सीटी बज रही है, जाओ दाल उतार कर पिताजी को खाना परोस दो। मैं क्यों जाऊं? अरे रितु के कानों में भी तो कुकर की सीटी की आवाज जा रही होगी, फिर वो क्यों नहीं जाकर पापा को खाना खिला देती है? अरे वो कुछ काम में बिजी होगी, तुम पापा को खिला दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैंने बहुत दिनों तक काम किया है, वो महारानी अब नई नई आई है, अब उसकी बारी है। रितु, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? कुकर से लगातार सीटी की आवाज आ रही है। पापा को खाना खाने के बाद दवाई भी खानी होती है। मुझे तो सुनाई दे रही है, लेकिन किचन के बगल वाले कमरे में बैठी महारानी को भी तो सीटी की आवाज सुनाई दे रही होगी। अरे उनके पैर में कौन सी मेहंदी लगी है जो चूल्हा बंद करके कुकर उतार नहीं सकती? अरे ये क्या जवाब हुआ? वो कोई काम में बिजी होंगी। जाओ तुम दाल उतार कर पापा को खाना खिला दो। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। सभी लोग किचन की ओर भागते हैं। किचन में पुरुषोत्तम लाल दाल को गैस स्टोव से उतारने के चक्कर में फिसल कर नीचे गिर गया था। उन पर गरम दाल भी गिर गई थी। तभी संगीता भी वहां आ गई। हे राम, अरे क्या हुआ जी, कैसे गिर पड़े? अरे आपको किचन में क्या काम था? कुछ लेना ही था तो दो दो बहुएं बैठी हैं घर में, किसी को आवाज लगा देते। अरे लगता है ज्यादा जल गया है। आकाश, अरे आकाश, जरा बर्नर ले आ बेटा, और हाँ फ्रिज से थोड़ा बर्फ निकाल कर ले आना। अरे भगवान,
दोनों बहुएं किसी किसी काम में बिजी थी और कुकर लगातार सीटी मारे जा रही थी, तो मैंने सोचा कि कुकर को उतार दूं। उसी समय मेरा पैर अचानक से फिसल गया और कुकर मेरे ही ऊपर गिर पड़ा। पर दाल उतारने के लिए तो मैं बहुओं को बोलकर गई थी। माँ, मैं तो अपनी अलमारी साफ कर रही थी। मैंने सोचा कि रितु दाल उतारकर बाबूजी को खाना दे देगी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। दीदी, आप किचन के बगल में रहती हैं, थोड़ा निकलकर देख लेना चाहिए था। अपनी गलती का दोष मुझ पर मत थोपिए। अरे भगवान के लिए तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। ये उठ नहीं पा रहे हैं, शायद पैर फ्रैक्चर हो गया है। अरे नयन और आकाश, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पिताजी को उठाओ और डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे डॉक्टर के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत मोच आ गई है, शायद अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं पापा, हमें डॉक्टर से दिखाकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। हाँ पापा, नयन सही कह रहा है, चलिए डॉक्टर से दिखवा लीजिए। पुरुषोत्तम लाल की पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर उनके पैर में प्लास्टर कर देता है और पूरी तरह से आराम के लिए बोल देता है। इधर बड़ी बहू मीसा को काफी अफसोस होता है कि उसकी ऋतु से थोड़ी सी जलन के कारण बाबूजी का पैर टूट गया, लेकिन ऋतु अभी भी मीसा से जलती रहती थी। इसी बीच पता चलता है कि ऋतु पेट से है। एक दिन बरामदे में बैठ मीसा सब्जी काट रही थी। तभी ऋतु फिसल कर गिरने लगती है, लेकिन मीसा लपक कर उसे संभाल लेती है। अरे संभल के। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू तो दूसरों के लिए होता है, तू तो मेरी अपनी बहन है। अरे दीदी, तुम्हारे पैरों से तो खून की धार निकल रही है। चाकू से तुम्हारा पैर कट गया है। मुझे गिरने देती, क्यों बचाया? अरे पगली, तू अकेली थोड़ी ही है, तेरे साथ इस घर का चिराग हमारा मुन्ना है। हमारी फैमिली की खुशियों को बचाने के लिए अगर मेरे पैर कटकर अलग भी हो जाते तो भी मैं ये काम करती। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो। मेरे अंदर की जलन की भावना ने मुझे इतना नीचे गिरा दिया था। आज तुमने मुझे सच में उठा लिया।